अंडरग्राउंड डीजल वेल हैंडपंप। गांव में केदार का एक डीजल पंप था। उसके पास सुदेश नाम का एक लड़का काम करता था। अब कुछ दिनों से ग्राहक केदार के पास शिकायत लेकर आने लगे थे। एक ग्राहक केदार के पास आकर कहता है, केदार जी, कल शहर जाते वक्त मैंने माइलेज के हिसाब से डीजल भरा था, पर शाम को जल्दी खत्म हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे डीजल पंप पर ग्राहकों के साथ कभी धोखा नहीं किया जाता। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई होगी। अगर ये बात कल की होती तो हमारी गलती भी समझ सकते थे, पर ऐसा हर बार हो रहा है। आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। ग्राहक केदार को आगाह करके चला जाता है। अब केदार भी सुरेश पर नजर रखने लगता है। दरअसल सुदेश ही था जिसने डीजल के मीटर में छेड़खानी की थी। सुदेश डीजल गाड़ियों में भरते वक्त कुछ डीजल चुरा लेता था और बाद में किसी दूसरे डीजल पंप पर जाकर बेचता था। उसकी ये चोरी एक दिन केदार पकड़ लेता है और गुस्से से वो सुदेश से कहता है, चोर कहीं के, तुम्हारी वजह से सारे ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। काम मांगते वक्त बहुत ही शरीफ और गरीब बनकर आए थे तुम, और अब मेरा ही डीजल चुराकर मुझे बर्बाद कर रहा है। मैं तो अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मालिक, मालिक, एक बार मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो मालिक, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों का वास्ता दिया इसलिए पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं रहा। निकल जाओ यहां से। तुम्हारे लिए मेरे पास अब कोई काम नहीं है, चोर कहीं के। इस तरह केदार सुदेश को धक्का मार के काम से निकाल देता है, जिस वजह से सुदेश को केदार का बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने की ठान लेता है। केदार के बच्चे, सबके सामने तूने मुझे बेइज्जत करके काम से निकाला है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। इस महीने तुम्हारा ये डीजल पंप बंद नहीं करवाया तो मेरा भी नाम सुदेश नहीं। सुदेश बदले की आग में केदार का बर्बाद करने का प्लान करने लगा। सुदेश ने केदार के डीजल पंप से लेकर अपने घर तक एक सुरंग बनाई और वहां डीजल कुआं बनाकर रखा। सुदेश ने उस रात उसी सुरंग से जाकर केदार के डीजल टैंक से सारा डीजल उस अंडरग्राउंड डीजल में भरकर रख दिया और ऊपर अपने घर एक हैंडपंप को उस डीजल से कुएं से जोड़ दिया। दूसरे दिन सुदेश हैंडपंप पर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे डीजल हैंडपंप आ गया है। आओ आओ गाँव वालों, देखो देखो, कम दाम में डीजल ले जाओ, जल्दी आओ। ऐसे चिल्लाकर वो गांव वालों को जमा कर रहा था। उस हैंडपंप से डीजल निकालकर वो गांव वालों को दिखा रहा था। ये सब देखकर गांव वाले भी चकित हो जाते हैं। तब सुदेश गांव वालों से कहता है, गाँव वालों, रात को मेरे सपने में भगवान आए थे। मेरे पास कोई काम नहीं है, ये देखकर उन्होंने बताया कि इस हैंडपंप से तुम डीजल निकाल कर बेचो। आओ आओ भाइयों, आओ जल्दी आओ और डीजल लेकर जाओ। अब सुदेश हैंडपंप से कम दाम में डीजल बेचने लगा। उधर केदार के पास अब कोई डीजल लेने नहीं आता, जिस वजह से केदार सोच में डूब जाता है। अरे ये क्या हो गया? आखिर मेरे डीजल पंप पर इतनी भारी गिरावट कैसे आई? कहीं इसमें किसी की चाल तो नहीं? मुझे तो अब भी सुदेश पर ही शक है, लेकिन पहले अपने टैंक में कितना डीजल बचा है वो देख लेता हूँ। ऐसा कहकर केदार अपने अंडरग्राउंड डीजल टैंक में देखता है तो वहां उसे डीजल कम दिखाई देता है। अरे, कल ही तो ये पूरी टैंक डीजल से भर गई थी, तो फिर इतना डीजल कम कैसे हो गया? ये देखकर केदार डीजल टैंक में उतरता है तो वो देखता है कि दूसरी ओर से एक पाइप किसी सुरंग से कहीं और जा रहा था। केदार उस पाइप का पीछा करते हुए डीजल कुएं तक चला जाता है, जो कि सुदेश ने अपने घर के नीचे बनवाया था। तब जाके केदार को सारी बात समझ आती है। अच्छा, तो ये चाल चली है सुदेश ने मुझसे बदला लेने की। आप देख बच्चों, मैं क्या करता हूँ। केदार अपने डीजल टैंक में मिलावट वाला डीजल डालता है और वही मिलावटी डीजल सुदेश बेचने लगता है। मिलावटी डीजल के कारण गाड़ियां खराब होने लगती है। किसी की गाड़ी चलते चलते बीच में ही रुक जाती थी, तो किसी की गाड़ी का इंजन जाम हो जाता था। अब गांव वाले मिलकर पुलिस में कंप्लेंट करने लगते हैं और सुदेश के उस हैंडपंप की छानबीन करते हैं। तब केदार भी किसी का उस पर शक ना हो इसलिए सुदेश ने बनाई हुई उस सुरंग को भी बंद कर देता है। छानबीन में अंडरग्राउंड डीजल वेल में मिलावटी डीजल मिलता है। तब पुलिस कहती है, बहुत हो गया बच्चू तेरा, लोगों को फंसाकर मिलावटी डीजल बेच रहे हो। अब चलो जेल, तुम्हारा डीजल निकालता हूं। इस तरह पुलिस सुदेश को जेल में कैद कर देते हैं और केदार का डीजल पंप फिर से अच्छे से चलने लगता है। अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस।
रामू एक लकड़हारा था। वो रोज लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक बार वो लकड़ियां तोड़ ही रहा था कि उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो सोचता है, अरे ये कौन लोग हैं जो ऐसे छुपते हुए जा रहे हैं? और ये क्या? ये तो जमीन के अंदर जा रहे हैं, वो भी सुरंग से। ये सोचकर रामू भी सुरंग से उनके पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड में जाता है। उसे वहां एक मनी हाउस दिखाई देता है। वो सारे आदमी उस मनी हाउस में जाकर बातें करने लगते हैं। तब रामू उनकी बातें चुपके से सुन लेता है। तभी एक आदमी जिसका नाम कल्लू रहता है, वो बिल्लू नाम के आदमी से कहता है, अरे बिल्लू, कल हमें एक और बैंक में डाका डालना है। सारे आदमियों को बैंक लूटने का प्लान अच्छे से समझा देना। हाँ, कल की तैयारी तो बिल्कुल अच्छी से हो गई है। कल लंबा हाथ जो मारना है। ये बात सुनकर रामू समझ जाता है कि वो लोग डाकू है। इसलिए रामू डर के मारे वहां से भाग जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन बैंक में डाके की बात न्यूज में फैल जाती है। रामू को पता रहता है, लेकिन वो डर के मारे पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट नहीं करता। ये बात उसके मन को खाई जाती है। वो थोड़ा चिंतित रहने लगता है। तभी उसका दोस्त मदन उससे कहता है, क्या बात है रामू? 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम किसी बात में खोए हुए हो। क्या बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? अरे मदन, क्या बताऊं यार, मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। अरे किस बात का डर? तुम कहो तो सही। अरे 2 दिन पहले बैंक में जो डाका पड़ा था, उन सब के बारे में मुझे पहले से ही पता था। और बैंक का सारा पैसा कहाँ है, ये भी मुझे पता है। रामू मदन को डाकुओं के बारे में सब बताता है और उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस के बारे में भी। तब मदन कहता है, अरे इतनी बड़ी बात है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। चलो हम एक बार उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस में जाकर आते हैं। रामू बार बार उसे मना करता है, पर मदन जिद करके उसे वहां लेकर ही जाता है। दोनों भी मिलकर उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस में जाते हैं। पैसों से बने हुए उस घर को देखकर मदन के मन में लालच आता है और वो कहता है, अरे रामू, पैसों का घर है ये तो बड़ा ही अद्भुत है। चलो हम यहाँ से कुछ पैसे उठाकर ले जाते हैं। अरे नहीं नहीं मदन, ये चोरी करना होता है। हम ऐसे पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। और तुम भी पैसे मत लो, चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो वो डाकू आ जाएंगे। अरे रामू, डाकुओं के यहाँ डाका डाले तो उसे चोर नहीं कहते। इन पैसे से तो हमारे गरीबी के दिन निकल जाएंगे। और हाँ, तुम भी कुछ पैसे ले लो, तुम्हारे माँ का भी तो इलाज करना है तुम्हें। रामू को उस वक्त अपनी माँ की याद आती है। माँ के बीमारी का इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा होने के कारण वो अपनी माँ का इलाज ही नहीं कर पा रहा था। बस इस बात के लिए रामू वहां से जरूरत के हिसाब से पैसे ले लेता है और मदन एक बोरी भरकर। तब रामू मदन से कहता है, अरे मदन, तुमने इतने सारे पैसे क्यों लिए? ये अच्छी बात नहीं है मदन, लालच में मत आओ। डाकुओं को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरह रामू मदन को बहुत समझाता है, लेकिन मदन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चले जाते हैं। रामू उन पैसों से माँ का इलाज करवाता है तो मदन अपने लिए नया घर बनवाता है और नई कार भी खरीदता है। मदन अब समय समय से अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस से पैसे चुराने लगता है और आराम की जिंदगी बिताता है। उस वजह से डाकुओं को शक होने लगता है। तब कल्लू कहता है, अरे बिल्लू, कुछ तो गड़बड़ है हमारे सीक्रेट मनी हाउस में। कोई तो है इस सीक्रेट मनी हाउस से पैसे चुरा रहा है। बिल्लू, तुम जल्दी से उस आदमी का पता लगाओ। बिल्लू गांव में जाकर छानबीन करने लगता है। गांव के हर इंसान पर वो नजर रखने लगता है। ऐसे में एक बार उसे मदन के जल्दी से अमीर बनने की बात पता चल जाती है और एक दिन बिल्लू उसे अंडरग्राउंड हाउस में भी जाते हुए देखता है। बिल्लू ये सारी बात कल्लू को बताता है। उस रात सारे डाकू मिलकर मदन के घर पर चले जाते हैं। रामू भी डाकुओं को मदन के घर जाते हुए देख लेता है। अरे ये क्या, डाकू और मदन के घर पर? नहीं नहीं, आज मुझे हिम्मत करके पुलिस के पास जाकर सारा सच बताना ही होगा, नहीं तो मेरे दोस्त की जान खतरे में आ जाएगी। इस तरह रामू भागते हुए पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें लेकर मदन के घर पर आ जाता है। उधर डाकू मदन को खूब मार रहे थे कि तभी पुलिस वहां जाकर डाकुओं को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस डाकुओं के साथ मदन की भी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं और रामू को डाकुओं को पकड़वाने का इनाम देते हैं। तब मदन रामू से कहता है, अरे रामू, तुम ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी लालच की वजह से आज मैं उसी जगह आ गया जहां पहले था। और तुम हो कि तुम्हें इनाम मिला। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे मदन, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि लालच बुरी बला है, लेकिन चलो,
देर से ही सही, बात तुम्हारे ध्यान में तो आई। अब हम मेहनत करके काम करेंगे। इस तरह मदन के जेल छूटने के बाद से दोनों भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगते हैं।